Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी वीडियोस जो हैं आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हो रही होंगी, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं मेरी, वो सभी आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। और जितनी हम थ्योरीज़ भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो ये थ्योरीज जो है आपकी केवल बीएड के सिलेबस में ही नहीं आती। आपको अगर एक्चुअली टीचर बनना है तो आपको भी सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होगा इसके बाद। तो जितनी थ्योरीज़ हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप इसके बाद आप दोबारा से बैठेंगे अपनी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए या कोई और कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ये वाली थ्योरीज दोबारा से रिवाइज़ करनी होंगी। तो इट्स बेटर कि आप इनको अच्छे से अभी से समझ लें, तो आपके बाद के लिए जो है आपका काम कम हो जाएगा, आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको कम स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। और इन थ्योरीज से काफ़ी पोर्शन आता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन थ्योरीज से। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी। जैसे कि हमने इससे पहले थ्योरी जो पढ़ी थी, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो भी कुछ कुछ काफ़ी ब्रूनर से मिलती जुलती ही है। तो हम साथ साथ जो है कहाँ कहाँ वो आपस में मैच करती हैं और कहाँ कहाँ वो आपस में मैच नहीं करती, हम ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लास्ट में लिख कर दें, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को टाइमली जो है क्लियर कर दूं, ताकि आपको आगे पढ़ने में कहीं कोई रुकावट ना आए, कहीं कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपकी क्लैरिटी जो है वो साथ के साथ हो जाए। ठीक है, चलिए। ब्रूनर जो थे, उनका पूरा नाम जेरोम सेमर ब्रूनर था। 1915 उनका डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ टाइम है उनका, और 2016 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, वो एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ब्रूनर जो हैं, और इनकी थ्योरी को जो है डिस्कवरी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ब्रूनर कहना क्या चाहते हैं, इस थ्योरी में उनका बेस क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं, किस चीज़ को बताना चाहते हैं। वो जैसे कि जीन पियाजे कहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो जो है ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं। ठीक है, ज्ञान के कंस्ट्रक्टर, नॉलेज के कंस्ट्रक्टर बच्चे खुद होते हैं, वो खुद ही जो है ज्ञान की, नॉलेज की खोज करते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चों को जो है लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है उन्होंने, है ना। हमने लास्ट भी जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी लेटेस्ट, तो हमने उसमें कहा था ना, ये बात जीन पियाजे ने कही थी कि बच्चों को जो है लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं, वो ज्ञान खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जीन पियाजे ने कहा, ब्रूनर का भी यही कहना है कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो हमारी एजुकेशन है उसका एम क्या होना चाहिए? उसका एम होना चाहिए हमारा होना चाहिए टू क्रिएट ऑटोनॉमस लर्निंग, कि बच्चे खुद से पढ़ाई करें, खुद से एक्सपीरियंस गेन करें और खुद से जो है लर्निंग बाय डूइंग करें, खुद से एक्शन करें, एक्टिविटीज़ करें और खुद जो है सीखें। ठीक है, ये तो है उनका एम कि वो क्या कहना चाहते हैं। और यही चीज़ जो है जीन पियाजे से मिलती जुलती भी है, उन्होंने भी यही बात कही थी और इन्होंने भी यही बात की थी। और डिस्कवरी थ्योरी इसको इसीलिए कहा जाता है। तो ब्रूनर ने क्या कहा था कि इसमें जो है बच्चे खुद ही ज्ञान की खोज करते हैं, खुद ही क्रियाएं करते हैं, खुद ही एक्टिविटीज़ करते हैं, खुद ही लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस लेते हैं उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पे वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, मींस ज्ञान की खोज करते हैं। तो इसीलिए ब्रूनर ने जो है इस थ्योरी को डिस्कवरी थ्योरी भी कहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या है, जो ब्रूनर है उनका जो है ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव हम पिछले उसमें समझ चुके हैं कि एक मेंटल प्रोसेस है जिससे कि हम काम करते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं,
तर्क करते हैं, है ना। और जब जो है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की स्टेजेस नेक्स्ट लेवल पे स्टेजेस चलती रहती हैं, आगे बच्चा बढ़ता रहता है, उम्र उनकी जो है बढ़ती रहती है, एज वाइज स्टेजेस उनकी चेंज होती रहती है। तो ये जब ये चेंज यहाँ पर आता है मेंटल एबिलिटीज़ और मेंटल स्ट्रक्चर में एज के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है कि पहले छोटा बच्चा था, उसकी एज कम थी तो उसका डेवलपमेंट कम था, अपनी एज के हिसाब से वो छोटे छोटे टास्क कर सकता था, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकता था। लेकिन वो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ती रहती हैं, उनके मेंटल स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस आते रहते हैं। इन कारण से जो चेंजेस आते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ भी कंपैरेटिवली बढ़ जाती हैं। वो अब थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा टास्क कर पाते हैं, ज़्यादा सोच पाते हैं, किसी भी काम करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी तर्क शक्ति बढ़ जाती है। तो किसी भी चीज़ को जो है अब वो पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैंडलिंग अच्छी कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम जो ये डेवलपमेंट होता है बच्चों में, विकास जो उनके मानसिक प्रक्रिया, मानसिक विकास जो इन बच्चों में एज के साथ साथ बढ़ता है, उसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इनका ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ब्रूनर जी का। ठीक, अब जो है इन्होंने क्या कहा है और कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। अब ब्रूनर ने जो बताया है कि लैंग्वेज जो है लर्निंग में बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, एक्चुअली करती है। हमारे पास अगर लैंग्वेज ना हो तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी हो, अगर मुझे लैंग्वेज ना आती हो या लैंग्वेज नहीं है या आपसे मिल खाती हुई लैंग्वेज मेरी ना हो, तो मैं आपको किस भाषा में समझाऊंगी, हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, है ना। तो उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का लर्निंग में बहुत ही बड़ा रोल है। लैंग्वेज के थ्रू जो है हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। कुछ भी काम जो है हम लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं और सीख सकते हैं, यहीं से हमारी जो है लर्निंग होती है। तो लैंग्वेज जो है बच्चों की लर्निंग में या हमारी लर्निंग में, ह्यूमंस की लर्निंग में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। जबकि जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है। उन्होंने लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी थी, उन्होंने थॉट्स को, उन्होंने विचारों को प्रेफरेंस दी थी। जबकि ब्रूनर ने जो है लैंग्वेज को प्रेफर किया है। उन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लर्निंग में, राइट। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कैफोल्डिंग। अब उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जिसका मतलब है, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट, यूटेट या यूपीटेट के पेपर में जो है पूछा भी जा चुका है और ये कई बार आता भी है कि ये शब्द जो है ये कहाँ से आया, कौन सी थ्योरी से आया, किसने इस शब्द को दिया। तो ये शब्द जो देने वाले थे वो थे हमारे ब्रूनर। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है सोसाइटी, और सोसाइटी या सोसाइटी में रहने वाले और लोग। तो उनका क्या मतलब है कि बच्चे जो हैं जितना ज़्यादा बच्चे जो हैं समाज में टीचर्स के साथ या जो है पेरेंट्स के साथ या लोगों के साथ जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन उनके साथ होगा, जितनी ज़्यादा गाइडेंस इनके थ्रू उनको मिलेगी, बच्चे जो हैं उतने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे और जो है उसी हिसाब से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि लर्निंग में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। जितने ज़्यादा बच्चे सोसाइटी के साथ रहेंगे, है ना, जितने ज़्यादा बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, जब हम समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ से सीखने के लिए मिलती हैं। लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के बिहेवियर होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किन लोगों को हमारी बात अच्छी लग रही है, किन को हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है, हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो यहाँ से जो है सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, वहीं से वो एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं कि इस इंसान के साथ मैंने बात करी थी, इसने जो है बिल्कुल अच्छे से मुझे जवाब नहीं दिया, तो आगे से मुझे इस इंसान से नहीं पूछना है। इस टीचर से मैं जब भी क्वेश्चनिंग करता हूँ ये मुझे ढंग से कभी जवाब नहीं देती है, तो नेक्स्ट टाइम से जो है मुझे इस टीचर से क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। दूसरी टीचर जो है मैं जब भी कुछ पूछता हूँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो मैंने क्या सीखा कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चे भी कहते हैं कि जब भी आपको
प्रॉब्लम हो तो मुझे इन टीचर से ही पूछना है और यहीं से मुझे जो है अपना जवाब भी मिलेगा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं सोसाइटी में रहते हुए, और जितना हम इनके गाइडेंस में रहेंगे, जितना टीचर की गाइडेंस में रहेंगे, पेरेंट्स की गाइडेंस में रहेंगे, उतने ज़्यादा हम जो है एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस से जो है हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है ब्रूनर का स्कैफोल्ड जिसको कहा है, ठीक है। अब एक वर्ड और उन्होंने यूज़ किया है, स्पाइरल, सॉरी गलती स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसकी, स्पाइरल करिकुलम। अब ये जो स्पाइरल करिकुलम है आपका, स्पाइरल करिकुलम, ये आपका है स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, दोनों तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें आती हैं। जितना आप पढ़ते लिखते हो, पढ़ने लिखने का एकेडमिक से रिलेटेड सारा काम, और नॉन एकेडमिक मतलब को स्कॉलिस्टिक जितनी भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, ब्रूनर ने बताया कि इनके थ्रू किस तरीके से लर्निंग होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करता है। अगर एकेडमिक की बात करें तो जब बच्चा छोटा है तो वो अपने छोटे छोटे काम से लर्निंग करता है ना। जैसे हम अभी स्टेजेस आएंगे तो स्टेजेस से पढ़ेंगे, जैसे सेंसरी मोटर्स में जैसे जीन पियाजे ने कई स्टेजेस बताई है ना, कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, और बच्चे का जो लेवल के हिसाब से जो है उनकी एकेडमिक्स, उनकी पढ़ाई के लेवल में भी चेंजेस आ रहे हैं, कि जैसे पहले इजी है, फिर मॉडरेट है, फिर टफ है ना, डिफ़िकल्टीज़ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि स्पाइरल करिकुलम में बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, ईजी टू डिफ़िकल्ट वे में, कि पहले जितने भी पढ़ाई की चीज़ें हैं पहले धीरे धीरे हल्के मोड में होंगी सारी, पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पहले जो है इजी टास्क कराए जाएंगे, पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, बच्चे की एज बढ़ेगी, बच्चे का कॉग्निशन होगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसी हिसाब से जो है बच्चे के टास्क में, एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक में, वैसे वैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें, जैसे कि एक प्लांट है ना, हम प्लांट जो है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारा पढ़ना। तो सबसे पहले हम प्लांट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं प्लांट में, कि सिर्फ उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीव होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट भी हो सकता है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर सेकेंड क्लास में आप जाएंगे, दोबारा से प्लांट हो सकता है, इसीलिए हो सकता है कि अब जो है रूट है तो रूट के कितने टाइप्स होते हैं, लीव से तो कितने टाइप्स हैं, कहाँ से क्या आती है, खाना कैसे बनाते हैं, है ना। फिर थर्ड क्लास में आप जाओगे तो उसका और ही बड़े लेवल पे जो है वो प्लांट होगा, कि अब जो है बाइफर्केशंस जो है उसके बढ़ जाएंगे, कि ये भी बताइए, वो भी बताइए, इसकी वेन्स कहाँ से निकलती हैं, रूट्स में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कितनी रूट जाती हैं, स्टेम्स किधर किधर क्या क्या काम करती हैं, फंक्शंस आ जाएंगे उनके, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे का लेवल होगा उसी तरीके की उसकी एक्टिविटीज़ भी होंगी, अब चाहे वो अकेडमिक में हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे उस नेक्स्ट स्टेज पर आएगा, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, तो उसके टास्क, एक्टिविटीज़ और सारी एक्टिविटीज़ जो है धीरे धीरे डिफ़िकल्टी की तरफ जाती रहेंगी, लेकिन ईजी से स्टार्ट होगा, ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगी। और तभी जो है डेप्थ स्टडी भी धीरे धीरे करके ऊपर, पहले ऊपर ऊपर जैसे हमने बात करी थी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, तो जैसे कॉन्क्रीट में पहले शुरुआत देख देख कर ऊपर ऊपर से हम स्टडी कर रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट में जाके फिर हम डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो यही है हमारी स्पाइरल करिकुलम, हम इसको कह सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं लर्निंग स्टेजेस पर। जैसे जीन पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस बताई हैं, ऐसे ब्रूनर ने भी अपनी 3 स्टेजेस बताई हैं कि इन स्टेजेस में किस तरीके से बच्चे लर्निंग करते हैं और सीखते हैं। पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जिसमें कि बाय बर्थ से लेके या 0 to 3 ईयर्स आप कह सकते हैं। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, जैसे कि आपने सेंसरी मोटर्स में सीखा था, लगभग उसी तरीके से आप सेंसरी मोटर ही इसे कह सकते हो, कि जैसे इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, क्रियाएं कर करके सीखता है, बाय मूवमेंट से हाथ पैर चलाकर एक्शंस करता है, उससे सीखता है, और बाय सेंसेस तो आपका है ही, कि जितने भी छू कर, देख कर, बोल कर, बोलना खैर कम होता है इसमें, बट जो है सेंसेस के थ्रू जो है वो इसमें लर्निंग करता है। और इसको हम जो है कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। कॉन्क्रीट स्टेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट के बारे में, जो कॉन्क्रीट नॉलेज, कि जो नॉलेज हम ऊपर ऊपर से लेते हैं। तो लर्निंग क्या है, स्टेज में भी क्या आ जाएगा, कि जो चीज़ हम ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं, केवल ऊपर देख कर, उसके अंदर प्लांट हम सिर्फ ऊपर से अभी देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि प्लांट क्या क्या करता है हमारे लिए, क्या क्या देता है हमें, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ प्लांट है, दिख रहा है मुझे सामने कि बस ये एक पौधा है, इतना समझ में आया।
तो कॉन्क्रीट नॉलेज, तो इसीलिए हम इसको कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। दूसरी स्टेज आती है हमारी लर्निंग स्टेज आती है हमारी, इसको कहते हैं हम आइकॉनिक स्टेज। ठीक, आइकॉनिक स्टेज में क्या है कि सिंबल आइकन्स होते हैं ना, जैसे बने हुए सिंबल्स, तो जैसे पिक्टोरियल स्टेज होगी, लर्निंग बाय इमेजेस एंड पिक्चर्स, कि जैसे इस स्टेज में आपकी 3 से 6 साल में बच्चों को नहीं पता अभी पहाड़ कैसे होते हैं, पर्वत कैसे होते हैं, आसमान कैसा होता है, किस रंग से किया जाता है, नदी कैसी होती है, तो उन बच्चों को जो है जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी सी सीनरी बनाइए कोई, तो सीनरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनको सब चीज़ें दिखाई जा सकती हैं कि इस तरीके से पहाड़ बनते हैं, इस तरीके से आप साइड में ट्री बनाएं, इस तरीके से आप हट बनाएं, यहाँ से एक रिवर निकल रही है, पानी आप इस तरीके से बनाएं। तो बच्चों को जो है इमेजेस के थ्रू इसमें लर्निंग कराई जाती है। तो ये लर्निंग जो है बच्चे इमेजेस देख देख कर, पिक्चर्स देख देख कर सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली स्टेज में आते हैं हम सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं, इसको हम लैंग्वेज के थ्रू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे सीखता है बच्चा? थ्रू लैंग्वेज, थ्रू यूजिंग सिंबल्स, थ्रू इमेजिनेशंस, और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पर नॉलेज होती है तो हम उसके थोड़े से डेप्थ भी जाते हैं, हम चीज़ों को सीखने के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। प्लांट है तो ठीक है, ये खाना कैसे बनाता है, कौन कौन से इसमें लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, खाना बनाने के लिए उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डीप नॉलेज करके जो है बच्चों की लर्निंग इस तरीके से होती है उसमें। और थ्रू लैंग्वेज, जैसे कि अभी हमने लैंग्वेज की बात करी कि अगर हमारी लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम जो है किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपनी बातों को, कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लैंग्वेज अच्छी होगी, तो हमारा जो लर्निंग होगी वो भी हमारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो और इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन हमने जो है एक अभी पिछली वाली थ्योरी में पढ़ा था ना हमने कि बच्चों की एक एज में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी हो जाती है, कि बच्चों से आप कई बार कहते हो ना, बच्चे ने आपका फ़ोन ले लिया, अगर छोटे बच्चे ने, तो आप जो है उसको फेंकते हुए ऐसा शो करोगे और छुपा लोगे कि जैसे कि ये चीज़ आपकी कौवा ले गया या चिड़िया ले गई, है ना। तो बच्चे के दिमाग में क्या है, आपने बेशक वो चीज़ छुपा ली, लेकिन अपनी एज के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की परमानेंसी उसके दिमाग में चली गई है। अब वो उस चीज़ को भूलेगा नहीं, वो एग्जिस्ट करती है तो उसको याद रहेगा, है ना। आप उसको 10 चीज़ें उसके जैसी दिखा दो, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो तस्वीर छप चुकी है। तो वही है, इस एज में आते आते जो है बच्चों की जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है वो पक्की हो जाती है। तो अब आप उन इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। अगर आप उनको बोलें कि चलो रेनी सीज़न है, आज बारिश हो रही है बहुत, तो एक अच्छी सी जो है आप कोई ड्राइंग बनाइए, तो बच्चे जो है कुछ इमेजिन कर करके भी बना सकते हैं। नहीं भी हो रही होगी बारिश तो भी इमेजिन करेंगे कि बारिश इस तरीके की होती है, ट्रीज़ इस तरीके से होते हैं, बादल ऐसे बनाए जाते हैं। तो बच्चे जो है इमेजिन भी कर लेते हैं, इस एज में इमेजिन करके भी कई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी, जो काफ़ी कुछ जो है हमारी जीन पियाजे की थ्योरी से मिलती जुलती है। तो बहुत ज़्यादा इसको समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी को अच्छे से समझा होगा। जो डिफरेंस हमने पाया वो केवल एक लैंग्वेज का डिफरेंस ही हमने पाया, बाकी सारी जो है सिमिलर ही चीज़ें थी, केवल नाम कहीं कहीं पे थोड़े से अलग थे, और कहीं एक दो चीज़ें, जैसे कि इसमें इसका फोल्डिंग एक अलग नाम आया है ना। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आए। एक स्कैफोल्डिंग है और एक हमारा स्पाइरल करिकुलम है। 2 चीज़ें हैं जो हमारी थोड़ी सी नई सी आई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप जो है इस थ्योरी को ध्यान से सुनें। अब कहीं भी अगर आपको लगे कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं हो पाई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आ रही हो अच्छे से, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं और लाइक हैं मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और फिर उसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए और अच्छी और ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको पहली बार में ही हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी बनाने की मैं कोशिश करूँगी। और आपके लिए इजी ऐसे ही वीडियोज़ में, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।